फूड बोलस स्वेलो होता है और कैसे वो हमारे एसोफेगस में से गुजर के स्टमक तक जाता है। बट आज हम उसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे। तो स्टूडेंट हम स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग स्वेलिंग, जिसमें हमारा थोड़ा प्रीवियस भी रिवाइज हो जाएगा। स्टूडेंट ड्यूरिंग स्वेलिंग यानी जब हम खाना निगलने लगते हैं तो लैरेंक्स मूव्स अपवर्ड। लैरेंक्स जो है वॉइस जो बॉक्स के पास वाला हिस्सा है जिसको हमने विंड पाइप कहा था, वो वाला हिस्सा अपवर्ड हो जाता है और उसके बाद वो फोर्स लगाता है एपिग्लोटिस को। जब हम फूड निगलने लगते हैं तो लैरेंक्स अपवर्ड मूव करता है और एपिग्लोटिस पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है यानी कि क्लोज हो जाता है, जिसको मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका था। जैसे कि ये हमारा लैरेंक्स है। जब फूड यहां पर आती है तो ये जो लैरेंक्स है ऑटोमेटिकली इस एपिग्लोटिस को हॉरिजॉन्टल कर देता है, जिससे एपिग्लोटिस लैरेंक्स की ओपनिंग को क्लोज कर देता है और फूड इसमें एंटर होने के बजाय ओसोफेगस में चले जाती है यानी स्टमक की तरफ चले जाती है। तो इस तरह हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो जाती है, जिसकी वजह से ट्रैकिया की ओपनिंग क्या हो जाती है, क्लोज। और चाहे वाटर हो चाहे कोई भी फूड पार्टिकल हो, वो विंड पाइप की तरफ लैरेंक्स की तरफ मूव नहीं कर सकता और वो अपनी फूड पाइप की तरफ की फूड मूव करती है। स्टूडेंट्स, इन द बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग इज वॉलंटरी एक्शन। स्टूडेंट जब स्वेलिंग स्टार्ट की थी तो उतनी देर में वो हमारे कंट्रोल में था, यानी हम उसको निगल रहे थे, वो हमारे कंट्रोल में था। बट जैसे ही वो फूड माउथ की बैक साइड में चले जाती है यानी गले से नीचे उतरती है, साथ ही वो वॉलंटरी एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन में बदल जाता है, यानी कि हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। अगेन स्टूडेंट, जब फूड हमने स्वेलो की थी, निगली थी, तो गले तक हमारे कंट्रोल में थी। जैसे ही फूड गले से नीचे की तरफ मूव की, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रही, जिसकी वजह से हमने कहा दिस इज इनवॉलंटरी एक्शन, यानी कि ऑटोमेटिक है। जैसे ही वो हमारे पेरेंट्स की तरफ मूव कर जाती है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, वो आगे खुद ब खुद इनवॉलंटरी तौर पे मूव करती है। स्टूडेंट, अब जब स्वेलिंग हो गई है तो स्वेलिंग के बाद देखते हैं कि आफ्टर स्वेलिंग क्या होता है। आफ्टर स्वेलिंग फूड एंटर इन ओसोफेगस। स्वेलिंग के बाद फूड ओसोफेगस में एंटर हो जाती है, विच कनेक्ट फेरेंक्स टू स्टमक, यानी कि ये फेरेंक्स है, ये ओसोफेगस है और ये स्टमक है। इस तरह फेरेंक्स और स्टमक ओसोफेगस के जरिए आपस में कनेक्ट रहते हैं, ताकि फेरेंक्स से फूड ओसोफेगस से गुजरती हुई कहां है, स्टमक के अंदर। और यही इसका मेन रोल होता है ओसोफेगस का, ताकि फूड आफ्टर स्वेलोइंग फेरेंक्स से मूव करती हुई ओसोफेगस के जरिए
आगे चली जाए। ये जो एक्शन है ये कंटिन्यू रहता है। स्टूडेंट इसके बाद हमारे पास पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन है कि व्हाट इज पेरिस्टाल्सिस। स्टूडेंट पेरिस्टाल्सिस इज अ मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम। स्टूडेंट ओरल कैविटी तो आपको पता होगा, ये माउथ की कैविटी को कहते हैं, बट रेक्टम क्या है? स्टूडेंट रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है, लास्ट वाला, जहां पर टेम्परेरी तौर पर इनडाइजेस्टेबल फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसिस स्टोर होती है, उसको हम रेक्टम कहते हैं। अगेन इनडाइजेस्टेबल फूड इन द फॉर्म ऑफ फीसिस यहाँ पर टेम्परेरी तौर पर स्टोर होती है लार्ज इंटेस्टाइन के एक हिस्सा में, जिसको हम रेक्टम कहते हैं। तो यहां तक फूड की मूवमेंट फ्रॉम ओरल कैविटी टू रेक्टम, ये तमाम जो मूवमेंट है इसको हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये थी स्टूडेंट डेफिनेशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस। अब हम डायग्रामेटिकली देखेंगे कि मूवमेंट कैसे होती है। स्टूडेंट जब बोलस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर एंटर हो जाता है तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल का कुछ हिस्सा कॉन्ट्रैक्ट करता है और कुछ हिस्सा रिलैक्स करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल जब यहां से रिलैक्स करती है तो बोलस नीचे की तरफ मूव करता है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट वाला हिस्सा फिर रिलैक्स करता है तो बोलस नीचे की तरफ मूव करता है। यानी ओरल कैविटी टू रेक्टम की तरफ इसकी डायरेक्शन होती है, वापस नहीं जाता। इस फूड की बोलस की मूवमेंट इन अ डायरेक्शन फ्रॉम ओरल कैविटी टुवर्ड रेक्टम बाय द कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी वजह से फूड मूव करती रहती है, और इसी प्रोसेस को हम पेरिस्टाल्सिस कहते हैं। ये थी हमारी जो डेफिनेशन पेरिस्टाल्सिस की, कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है और कैसे ये फूड को मूव करवाता है। आगे हम चलेंगे कि इन एडल्ट ह्यूमन द लेंथ ऑफ ओसोफेगस इज 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, बट स्टूडेंट 9.8 इंचेस बनती है या 0.82 फीट। ये कन्वर्ट किया हमने यूनिट को इन इंच और इन फुट। वैसे 25 सेंटीमीटर एक एवरेज अडल्ट ह्यूमन में ओसोफेगस की लेंथ होती है, जो जस्ट फूड को पास करवाता है फ्रॉम फेरेंक्स टू स्टमक। डाइजेशन में इसका कोई रोल नहीं है। स्टूडेंट इसके बाद एक क्वेश्चन था कि इफ द डायरेक्शन ऑफ पेरिस्टाल्सिस रिवर्स, अगर पेरिस्टाल्सिस रिवर्स हो जाए तो क्या होगा? उसका शॉर्ट आंसर है कि हम रिवर्स ऑफ पेरिस्टाल्सिस को वोमिटिंग कहते हैं। क्यों? क्योंकि फूड स्टमक से वापस ऊपर की तरफ मूव करेगी और इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग ओरल कैविटी से बाहर फूड को लेकर आएगी। बट ऐसा क्यों होता है? जब हमारा स्टमक सेंसिटिव हो गया हो किसी प्रॉब्लम की वजह से, एसिडिटी की वजह से, अल्सर की वजह से, तो वो फूड को एक्सेप्ट नहीं करता, जिसकी वजह से फूड रिवर्स पेरिस्टाल्सिस की वजह से स्टमक से मूव करती हुई ओरल कैविटी से बाहर आ जाती है, और इस रिवर्स पेरिस्टाल्सिस को फिर हम वोमिटिंग का नेम देते हैं। तो ये था स्टूडेंट हमारे टॉपिक के बारे में तमाम इंफॉर्मेशन। आई होप आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि ड्यूरिंग स्वेलिंग कैसे ट्रैकिया में फूड नहीं जा पाती, कैसे जो बिगिनिंग ऑफ स्वेलिंग है वो वॉलंटरी होती है, और जैसे ही पेरेंट्स की तरफ मूव कर जाती है तो वो मूवमेंट ऑफ फूड इनवॉलंटरी हो जाती है। उसके बाद हमने देखा कि आफ्टर स्वेलिंग जो फेरेंक्स और स्टमक है वो फूड को मूव करवाते हैं ओसोफेगस के जरिए, और फेरेंक्स और ओसोफेगस डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होते। बट यहाँ पर सलाइवा लुब्रिकेशन के लिए, केमिकल डाइजेशन के लिए अपना रोल प्ले कंटीन्यूअसली कर रहा होता है। उसके बाद हमने पेरिस्टाल्सिस की डेफिनेशन देखी है, डायग्रामेटिकली देखा है कि पेरिस्टाल्सिस की मूवमेंट एलिमेंट्री कैनाल में कैसे होती है, और उसके बाद हमारा एक एमसीक्यू था और एक शॉर्ट क्वेश्चन था। आई होप स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से ये टॉपिक लर्न कर लिया होगा।